चैप्टर 5 प्रभाव। मुझे उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि आपके छोटे छोटे चयन दरअसल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि छोटे होने की वजह से वे महत्वहीन नजर आते हैं, लेकिन चक्रवर्ती होने पर और साथ मिलकर वे आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हम इस तथ्य पर भी बात कर चुके हैं कि आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप ही उन चयनों के लिए जिम्मेदार हैं जो आप करते हैं। सिर्फ आप ही उन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें आप करते हैं। लेकिन आपको यह एहसास भी करना होगा कि आपके चयन, व्यवहार और आदतों पर बहुत सी प्रबल बाहरी शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग हमारे जीवन पर इन शक्तियों के सूक्ष्म नियंत्रण के बारे में जागरूक नहीं होते। अपने लक्ष्यों की दिशा में सकारात्मक प्रगति को बनाए रखने के लिए आपको इन प्रभावों को समझने और नियंत्रित करने की जरूरत होती है। इसमें यह सुनिश्चित होता है कि वे आपकी सफलता की यात्रा में आपकी गाड़ी को पटरी से ना उतारें, बल्कि आपकी मदद करें। हर व्यक्ति 3 तरह के प्रभावों से प्रभावित होता है। इनपुट, आप अपने मन को जो खुराक देते हैं। साहचर्य, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं। और परिवेश, आपके आसपास का माहौल। नंबर 1, इनपुट। कचरा अंदर, कचरा बाहर। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर शिखर प्रदर्शन करे, तो आपको सावधान रहना चाहिए कि आप लुभावने जंक फूड से बचें। आपको सर्वोच्च गुणवत्ता के पोषक पदार्थ ही खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शिखर प्रदर्शन करे, तो आपको इस बारे में और भी चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप इसे कैसा आहार देते हैं। क्या आप इसे लगातार नकारात्मक खबरों या दिमाग को सुन्न करने वाले टीवी शो की खुराक दे रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग में चटपटी गपशप, बेकार के सोशल मीडिया या टिकटॉक वीडियोस भर रहे हैं? आप जो इनपुट ग्रहण करते हैं, उसका आपकी उत्पादकता और परिणामों पर सीधा तथा मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। हमारा मस्तिष्क जो ग्रहण करता है, उस पर नियंत्रण रखना खास तौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी ज्यादातर खुराक अचेतन होती है। हालांकि यह सच है कि हम बिना सोचे खा सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर जो डालते हैं, उस पर ध्यान देना ज्यादा आसान होता है। भोजन अपने आप उछलकर हमारे मुंह में नहीं आता। हमें सतर्कता की एक अतिरिक्त परत की जरूरत है, ताकि हम अपने मस्तिष्क को अप्रासंगिक, हानिकारक या विनाशकारी इनपुट ग्रहण करने से रोक सकें। सही चुनाव करना और अपनी सृजनात्मक संभावना को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी जानकारी से मस्तिष्क की रक्षा करने का युद्ध कभी खत्म नहीं होता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके मस्तिष्क का उद्देश्य आपको खुश रखना नहीं है। आपके मस्तिष्क का केवल एक ही लक्ष्य है, बचाव। यह हमेशा अभाव और आक्रमण के संकेतों को देखता है। आपके मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है कि यह हमेशा नकारात्मक चीजों की तलाश करता है। घटते संसाधन, विनाशकारी मौसम, संभावित जोखिम, जिससे भी आपको चोट पहुंच सकती है। इसलिए जब आप सुबह अपने फोन पर न्यूज अलर्ट खोलते हैं और डकैती, आग, हमले और गिरती अर्थव्यवस्था की खबरों की बमबारी का शिकार होते हैं, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है। आपका मस्तिष्क अब दिन भर डर, चिंता और नकारात्मकता की उस दावत की जुगाली करेगा। जब आप रात की न्यूज देखेंगे, तब भी यही होगा। आपका मस्तिष्क रात भर उसकी जुगाली करता रहेगा। अगर मस्तिष्क को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, तो यह 24 घंटे नकारात्मक, चिंताजनक और डरावनी बातों पर ही केंद्रित रहेगा। हम अपने डीएनए को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हम अपने मन को अभाव और आक्रमण से आगे देखना सिखा सकते हैं। कैसे? हम अपने मस्तिष्क की रक्षा करके इसे अच्छी खुराक दे सकते हैं। हम किसे अंदर जाने की अनुमति देते हैं, इस बारे में हम अनुशासित और प्रोएक्टिव हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर दिन की सही शुरुआत करने के लिए मानसिकता का सकारात्मक, समृद्ध और निरंतर स्रोत खोजना मुश्किल है। इसलिए मैंने डैरन डेली शुरू किया। मैं हर वीकडे में 5 मिनट का मार्गदर्शक वीडियो लिखता हूँ।
रिकॉर्ड करता हूँ और भेजता हूँ। इसे बनाने का विशेष उद्देश्य यह है कि आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो और आपको हर दिन बेहतर बनने में मदद मिले। गंदा पानी नहीं पिए। आपको जीवन में जो मिलता है उसका सृजन आप ही करते हैं। अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया को संचालित करती है। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा वह है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। आपकी विचार प्रक्रिया और आपके मन के अंदर होने वाली बातचीत ही वह नींव है जिस पर आपके जीवन में परिणामों का महल खड़ा होता है। इसलिए सवाल यह है, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आपके विचारों को कौन प्रभावित कर रहा है और दिशा दे रहा है? जवाब, आप जिसे भी सुन और देख रहे हैं, यह वह इनपुट है जिसका आहार आप अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं। आपका मन खाली गिलास की तरह होता है। आप इसके अंदर जो भी डालेंगे यह उसे ग्रहण करेगा और थामे रहेगा। अगर आप सनसनीखेज समाचारों, रसीली सुर्खियों और टॉक शो के बड़े कोर अंदर डालते हैं तो आप अपने गिलास में गंदा पानी डाल रहे हैं। अगर आपके गिलास में गंदा, निराशाजनक और चिंताजनक पानी होगा तो आपका सृजन भी इसी गंदे पानी में से होकर गंदा हो जाएगा। कचरा अंदर, कचरा बाहर। गाड़ी चलाते वक्त आप हत्याओं, षड्यंत्र, मृत्यु, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक युद्धों के बारे में रेडियो पर जो खबरें सुनते हैं वे आपकी सोच की प्रक्रिया को संचालित करती हैं, जिससे आपकी अपेक्षाएं संचालित होती हैं और जो अंततः आपके सृजनात्मक आउटपुट को संचालित करती है। यह बुरी खबर है, लेकिन गंदे गिलास को अगर आप साफ पानी वाले नल के नीचे पर्याप्त समय तक रखें तो अंततः आपके पास स्वच्छ, साफ पानी का एक गिलास होगा। यही मस्तिष्क के बारे में भी सही है। साफ पानी क्या है? सकारात्मक, प्रेरक और सहयोगी इनपुट तथा विचार। महत्वाकांक्षी लोगों की कहानियां जो चुनौतियों के बावजूद बाधाओं से उभर रहे हैं और बेहतरीन चीजें हासिल कर रहे हैं। सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी की रणनीतियां, ज्यादा प्रचुरता का सृजन करने, विकास करने, विस्तार करने और ज्यादा बनने के विचार। इसलिए मैं हर वीकडे में आप तक डेरन डेली पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता हूं। मैं आपको ऐसे उदाहरण, कहानियां और मुख्य संदेश देना चाहता हूं जिनके इस्तेमाल से आप संसार के तथा खुद के बारे में अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही अपने परिणामों को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मैं सुबह और शाम 30 मिनट तक कोई प्रेरक और ज्ञानवर्धक चीज पढ़ता हूँ। इसलिए व्यक्तिगत विकास के पॉडकास्ट मेरी कार में चलते हैं, मेरे वर्कआउट के दौरान चलते हैं, कुत्ते को घुमाने ले जाने के समय चलते हैं और घरेलू कामकाज निपटाते समय चलते हैं। मैं अपने गिलास के गंदे पानी को साफ कर रहा हूँ और अपने मन को अच्छा आहार दे रहा हूँ। क्या इससे मुझे उस आदमी से बेहतर खुराक हासिल होती है जो उठकर सीधे अखबार पढ़ता है, ऑफिस आते जाते समय रेडियो पर न्यूज सुनता है और सोने से पहले न्यूज देखता या पढ़ता है? आप शर्त लगा लें, मेरी खुराक बेहतर है और आपकी भी हो सकती है। पहला कदम, पहरा दें। जब तक आप किसी गुफा या रेगिस्तानी टापू में छुपने का निर्णय नहीं लें, तब तक आप किसी तरह बच नहीं सकते। आपके गिलास में गंदा पानी आएगा। यह विज्ञापनों में होगा, CNN पर होगा, हवाई अड्डे में चलते समय होगा, किराना खरीदते समय चेकआउट काउंटर पर चीखती टैबलॉइड सुर्खियों में होगा। यहाँ तक कि आपके मित्र, परिवार के सदस्य और आपके अंदर के नकारात्मक मानसिक टेप भी आपके गिलास में गंदे पानी का सैलाब भर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस गंदगी के प्रति अपने संपर्क को किसी तरह सीमित नहीं कर सकते। देखिए, शायद सोशल मीडिया पर जाते समय आप नकारात्मक पोस्ट से नहीं बच सकते, लेकिन इसे तो सीमित कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक सोशल मीडिया पर रहेंगे। आप ऑफिस आते जाते समय रेडियो सुनना छोड़ सकते हैं और इसके बजाय कोई ज्ञानवर्धक या प्रेरक ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप अपना फोन बंद रख सकते हैं और इसके बजाय अपने प्रियजन से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। आप उन टीवी शो के सुझावों पर अमल कर सकते हैं जिन्हें आप सचमुच शैक्षणिक और प्रेरक मानते हैं
और विज्ञापनों से तेजी से गुजर सकते हैं, जिनका लक्ष्य यह दिखाना होता है कि जब तक आप उनका बेचा गया कचरा नहीं खरीद लें तब तक आप अक्षम रहेंगे या अभाव में रहेंगे। मैं टीवी के साथ बड़ा नहीं हुआ था। मुझे सॉलिड गोल्ड और द ए टीम देखना याद है, लेकिन टीवी हमारे पारिवारिक जीवन का बड़ा हिस्सा नहीं था। मैंने किसी तरह इसके बिना काम चला लिया। इस कारण अब जब मैं कभी कभार कोई टीवी प्रोग्राम देखता हूँ तो मेरा दृष्टिकोण ज्यादा स्पष्ट होता है। निश्चित रूप से मैं कॉमेडी सीरियल देखते वक्त हंसता हूँ, लेकिन बाद में मुझे हमेशा महसूस होता है जैसे मैंने फास्ट फूड खा लिया हो, जो मुझे मोटा बनाता है और कम पोषण देता है। और मैं इस बात से नहीं उभर पाता कि विज्ञापन किस तरह हमारे मनोविज्ञान पर हमला करते हैं और हमारे डरों, दर्दों, आवश्यकताओं व कमजोरियों पर हमला करके हमें अपना शिकार बनाते हैं। अगर मैं जीवन में यह सोचकर चलूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त नहीं हूं, कि मुझे सही बनने के लिए यह चीज या वह चीज खरीदने की जरूरत है, तो मैं अद्भुत परिणामों के सृजन की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? अनुमान है कि अमेरिका के लोग 12 साल या अधिक उम्र के हर साल 1704 घंटे टीवी देखते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 4.7 घंटे हम अपने जागने वाले घंटों का लगभग 30% टीवी देखने में बिता रहे हैं। हर सप्ताह लगभग 33 घंटे का मतलब है एक दिन से भी ज्यादा समय। इसका मतलब है कि हर साल हम पूरे 2 महीनों तक सिर्फ टीवी देख रहे थे, और लोग सोचते हैं कि वे जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। खुद को मीडिया डाइट पर रखें। मीडिया हमें बंधक बनाकर खुश होता है। क्या आप कभी हाईवे पर मीलों लंबे ट्रैफिक में फंसे हैं? जब आपको देर हो रही थी और आप सोच रहे थे कि हर चीज क्यों रेंग कर चल रही है। जब आप पर्याप्त करीब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी भौतिक चीज कारों के प्रवाह को नहीं रोक रही है। दुर्घटना कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन अब तक दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क के एक तरफ कर दिया गया था। ट्रैफिक के 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगने का कारण यह है कि कार चला रहे लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से गर्दन निकाल कर उसे घूर रहे हैं। इस पर आप सचमुच चिढ़ जाते हैं, लेकिन जब आपकी कार उस दुर्घटनाग्रस्त कार के पास से गुजरती है तब क्या होता है? आप धीमे हो जाते हैं, सामने की सड़क से अपनी आंखें हटा लेते हैं और अपनी गर्दन बाहर निकालकर दुर्घटनाग्रस्त कार को देखने लगते हैं। अच्छे भले लोग किसी दुखद और विभत्स चीज को क्यों देखना चाहते हैं? यह हमारी आनुवांशिक विरासत है, जिसकी जड़ें आत्म सुरक्षा के हमारे प्रागैतिहासिक एहसास तक पीछे जाती है। हम ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं, भले ही हम नकारात्मकता से बचने में कुशल हों और हमने खुद को बेहतर सकारात्मक बनने का प्रशिक्षण दिया हो। लेकिन जब बात सनसनी की आती है तो हमारा बुनियादी स्वभाव इसका प्रतिरोध नहीं कर पाता। मीडिया इस बात को समझता है। वे आपकी प्रकृति और स्वभाव को आपसे कई गुना बेहतर जानते हैं। मीडिया ने हमेशा ध्यान आकर्षित करने के लिए सदमे भरी और सनसनीखेज सुर्खियों का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज 3 न्यूज टीवी और रेडियो नेटवर्क्स नहीं है। आज तो ये सैकड़ों की तादाद में है, और ये सभी सातों दिन 24 घंटे चलते हैं। पहले चंद अखबार होते थे, लेकिन आज तो अंतहीन पोर्टल आ गए हैं जो हमारे कंप्यूटर और फोन के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं। आपके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा आज जितनी खूंखार है उतनी पहले कभी नहीं रही। मीडिया सदमे भरी सुर्खियों में लगातार ज्यादा रंग भरता जा रहा है। वे 1 दर्जन के करीब सबसे बुरी स्कैंडल, अपराध, हत्या जैसी भयंकर चीजों को लेते हैं जो संसार में हर दिन होती हैं, और बार बार अखबारों, न्यूज चैनलों और वेब पर उनकी नुमाइश करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में रुचि रखने वाले लोग भी आजकल नकारात्मक कहानियों को फैलाने और भेजने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके लिए उन्हें बस एक बटन दबाना होता है। इस दौरान 24 घंटे की इस अवधि में लाखों अद्भुत, सुंदर और बेहतरीन चीजें भी हुई हैं, लेकिन हम उनके बारे में बहुत कम सुनते हैं।
हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक चीजें खोजने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक चीजों की मांग करते हैं। सकारात्मक खबरें किस तरह कभी उन रेटिंग्स, हिस्सेदारी या विज्ञापन के डॉलरों से प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर सकती है? आइए हम हाईवे पर लौटते हैं। सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मलबे के बजाय अगर वहां सबसे आश्चर्यजनक और चमत्कारी सूर्यास्त होता हो तो क्या होता? तब ट्रैफिक को क्या होगा? मैंने यह कई बार देखा है। इसकी गति धीमी नहीं होती और यह तेज रफ्तार से गुजर जाता है। मीडिया का बड़ा खतरा यह है कि यह हमें संसार का बहुत विकृत दृष्टिकोण देता है, क्योंकि दोहराए जाने वाले संदेश की एकाग्रता नकारात्मकता पर है, इसलिए हमारा मन भी इस पर विश्वास करने लगता है। नकारात्मकता और असफलता से भरे इस विकृत और संकीर्ण दृष्टिकोण का आपकी सृजनात्मक क्षमता पर गंभीर असर हो सकता है। यह उसे पंगु कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत जंक फिल्टर। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने मन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह चेतावनी देना चाहूंगा कि मैं काफी कठोर मानसिक डाइट पर चलता हूं। आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से इसे जैसे चाहें ढाल सकते हैं, लेकिन यह सिस्टम मेरे लिए सुंदर तरीके से काम करता है। जैसा आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं कोई न्यूज ना तो देखता हूं ना सुनता हूं, और मैं न्यूज फीड या न्यूज प्रकाशन भी नहीं पढ़ता। 99% खबरों का मेरे व्यक्तिगत जीवन या मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कुछ RSS फीड बना रखे हैं जो मुझे वे चुनिंदा खबरें और उद्योग के नवीनतम समाचार बताते हैं जो मेरी सीधी रुचियों और लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक है। जो खबर मेरे लिए उपयोगी है वह बाकी खबरों के महासागर में से छांट ली जाती है, ताकि मेरे पानी के गिलास में कीचड़ नहीं आए। ज्यादातर लोग गंदे समाचारों के नाले में घंटों डूबते उतरते रहते हैं, जिससे उनकी सोच रुकती है और मनोबल कमजोर होता है। मुझे तो अपनी जरूरत की सबसे सहायक और उत्पादक जानकारी 15 मिनट से भी कम समय में मिल जाती है। दूसरा कदम, अपनी कार को यूनिवर्सिटी बना ले। नकारात्मक इनपुट खत्म करना ही काफी नहीं है। सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको बुरे को बाहर निकालना और अच्छे को भरना है। मेरी कार 2 चीजों के बिना कभी नहीं चलेगी: गैसोलीन और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट तथा ऑडियो बुक्स की हमेशा मौजूद लाइब्रेरी, जिन्हें मैं कार चलाते समय सुनता हूँ। आम अमेरिकी एक साल में लगभग 12,000 मील कार चलाता है। यह 300 घंटे तक कचरा बाहर निकालने का मौका है। ब्रायन ट्रेसी ने मुझे यह विचार दिया है कि मैं अपनी कार को चलते फिरते क्लासरूम में बदल सकता हूँ। उन्होंने मेरे सामने स्पष्ट किया कि कार चलाते समय अगर मैं ज्ञानवर्धक सामग्री सुनता रहूं तो मैं हर साल किसी एडवांस्ड कॉलेज डिग्री के 2 सेमेस्टर के बराबर ज्ञान हासिल कर लूंगा। इस बारे में सोचें। आप इस समय कार चलाते वक्त रेडियो सुनते हैं, जबकि उसी समय का सदुपयोग करके आप नेतृत्व, बिक्री में सफलता, दौलत बनाने, संबंध में उत्कृष्ट बनने या अपने किसी अन्य चुने हुए कोर्स में PhD जितना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आपके पढ़ने की दिनचर्या के अलावा ज्ञान के प्रति यह समर्पण आपको आम लोगों की भीड़ से अलग कर देता है। एक बार में एक पॉडकास्ट या पुस्तक। वैसे अगर आप सकारात्मक जानकारी वाले, प्रेरक और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट की तलाश कर रहे हैं तो डैरेन डेली ऑन डिमांड की जांच करें। यहाँ आप अपने पॉडकास्ट एपिसोड सुन सकते हैं या फिर darrendaillyondemand.com पर जाएं। संगत। आपको कौन प्रभावित कर रहा है? एक जैसे पक्षी एक साथ रहते हैं। जिन लोगों के साथ आप आदतन रहते हैं उन्हें आपका संदर्भ समूह कहा जाता है। हार्वर्ड के समाज मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड मैक्लीलैंड के शोध के अनुसार आपका संदर्भ समूह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन में आपकी 95% सफलता या असफलता को तय करता है। आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? वे कौन लोग हैं जिनके आप सबसे बड़े प्रशंसक हैं?
क्या ये दोनों समूह एक ही हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? जिम रोन ने बताया था कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। दरअसल हम उन 5 का सम्मिलित औसत बन जाते हैं। रोन ने कहा था कि हम अपने आसपास के लोगों पर नजर डालकर अपनी सेहत, नजरिए और आमदनी की गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं। जिन लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं, वे यह तय करते हैं कि हम किस तरह की बातचीतों पर अपना ध्यान और विचार केंद्रित करेंगे। इसके अलावा वे यह भी तय करते हैं कि हम किस तरह के नजरियों और राय के नियमित संपर्क में आते हैं। और अंत में परिणाम यह होगा कि हम वही खाने लगते हैं जो वे खाते हैं, वैसी ही बातें करने लगते हैं जैसी वे करते हैं, वही पढ़ने लगते हैं जो वे पढ़ते हैं, वही सोचने लगते हैं जो वे सोचते हैं, वही देखने लगते हैं जो वे देखते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा वे करते हैं, यहाँ तक कि वैसी ही पोशाक भी पहनने लगते हैं। मजेदार बात यह है कि प्राय हम इस 5 के दायरे से अपनी समानताओं के बारे में जागरूक ही नहीं होते। हम जागरूक क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके साथी आपको किसी एक दिशा में धकाते नहीं हैं। वे बस समय के साथ आपको हल्का हल्का ठेलते हैं। उनका प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि यह समुद्र में किसी अंदरूनी ट्यूब पर होने जैसा होता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आप उसी जगह पर तैर रहे हैं। लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको अचानक यह एहसास होता है कि धीमी धारा आपको किनारे से आधा मील दूर ले आई है। अपने मित्रों के बारे में सोचें जो डिनर से पहले कॉकटेल या चिकनाई युक्त एपेटाइजर का ऑर्डर देते हैं। उनकी यही दिनचर्या है। उनके साथ पर्याप्त समय तक रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी अंततः चीज नाचोस और बटर चिकन का ऑर्डर दे रहे हैं तथा अतिरिक्त बियर या वाइन के गिलास में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। आपकी गति अचानक उनकी गति से मेल खाने लगेगी। लेकिन यह दूसरी तरह भी हो सकता है। मान ले कि आपके सबसे करीबी 5 दोस्त ऐसे हैं जो स्वस्थ भोजन का ऑर्डर देते हैं और उन प्रेरक पुस्तकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वे पढ़ रहे हैं। वे अपने नए लक्ष्यों और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित हैं, इसलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जल्द ही आप उनके व्यवहारों और आदतों को आत्मसात करने लगते हैं। आप भी पढ़ने लगते हैं और उसी बारे में बात करने लगते हैं जिस बारे में वे बात करते हैं। आप वे फिल्में देखते हैं जिनके बारे में वे रोमांचित होते हैं और आप उन जगहों पर जाते हैं जिनकी वे अनुशंसा करते हैं। आपके मित्रों का आप पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है और यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। चाहे स्थिति जो भी हो, यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहें। आप नकारात्मक लोगों के साथ रहकर सकारात्मक जीवन जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। अब आप बताएं कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी सम्मिलित औसत आमदनी, स्वास्थ्य या नजरिए क्या हैं? क्या जवाब देने से आप डर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप उन्हें बदलने का चयन कर सकते हैं। आप जो गुण चाहते हैं उन्हें आत्मसात करने की संभावना को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप अपना ज्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जिनमें आपके मनचाहे गुण हो। तब प्रभाव की शक्ति आपके विपक्ष में नहीं बल्कि पक्ष में काम करेगी। आप जिस सफलता की प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं, उसे हासिल करने में जिन व्यवहारों और नजरियों ने उनकी मदद की, वे आपकी दिनचर्या का भी हिस्सा बनने लगेंगे। अगर आप पर्याप्त लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप भी अपने जीवन में वैसे ही सफल परिणाम हासिल करने लगेंगे। अगर आपने अब तक यह नहीं किया हो तो उन 5 लोगों के नाम लिख लें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय रहते हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं भी लिख लें, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। यह आपका जीवन साथी, भाई, पड़ोसी या असिस्टेंट हो सकता है। अब उनका औसत निकालें।
उनका औसत स्वास्थ्य और बैंक बैलेंस क्या है, उनके औसत संबंध कैसे हैं। जब आप परिणामों की ओर देखें तो खुद से पूछें, क्या यह सूची मेरे लिए ठीक है? क्या मैं यही रहना चाहता हूं? यही समय है कि आप इस बारे में मूल्यांकन करें कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। अपने लक्ष्यों और उनके लक्ष्यों की तुलना करके देखें कि क्या वे भी उन्हीं चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं जिन्हें आप मानते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि ये संबंध या तो आपको पोषण देते हैं या फिर घटिया खुराक देते हैं या फिर आपको चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। अब आप जब सावधानी से विचार करने लगे हैं कि आप किसके साथ अपना समय बिताते हैं, तो आइए थोड़ी ज्यादा गहराई में चलते हैं। जिम रोहन ने मुझे सिखाया था कि अपने साथियों को इन 3 श्रेणियों में रखकर मूल्यांकन करना बहुत शक्तिशाली होता है। पृथकीकरण, सीमित साहचर्य और विस्तृत साहचर्य। पृथकीकरण, आपके बच्चे जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, आप उनके बुरे प्रभावों से उनकी रक्षा करते हैं। आप इस बारे में जागरूक होते हैं कि करीबी दोस्तों का आपके बच्चों पर और उनके सही या गलत विकल्प चुनने पर काफी प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि उनके दोस्त ही उनके अच्छे या बुरे निर्णयों को प्रेरित करेंगे। मुझे विश्वास है कि यही सिद्धांत आप पर भी लागू होना चाहिए। आप पहले ही यह बात जानते हैं। आपको कुछ लोगों से दूर जाने की जरूरत हो सकती है, पूरी तरह। हो सकता है कि यह कदम उठाना आसान ना हो, लेकिन यह अनिवार्य है। आपको इस बारे में कठोर विकल्प चुनना चाहिए कि कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको भविष्य में प्रभावित नहीं करें। तय करें कि आप जीवन में किस तरह की गुणवत्ता चाहते हैं और फिर खुद को उन लोगों से घेर लें जो उस सपने को जी रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं लगातार उन लोगों को हटाता रहता हूं जो विकास करने और सकारात्मक तरीके से जीने से इनकार करते हैं। अच्छे दोस्त बनाना और बुरे दोस्तों को छोड़ना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं इस बारे में ज्यादा ही कठोर हूं, लेकिन मैं ऐसा और ज्यादा करना चाहूंगा। मेरा एक व्यक्ति के साथ व्यावसायिक संबंध था जिसे मैं सचमुच पसंद करता था, लेकिन जब अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में पहुंची तो उसकी ज्यादातर बातचीत इस पर केंद्रित रहती थी कि हर चीज कितनी भयंकर थी, उसकी कंपनी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा था और वहां रहना कितना मुश्किल था। मैंने कहा, देखो भले आदमी, इस दलील के पक्ष में प्रमाण देना छोड़ दें कि जीवन कितना बुरा है। मैं देख सकता हूं कि आप अपने विश्वासों की पुष्टि के लिए तमाम आंकड़े इकट्ठे करने में जुटे हैं। इसके बावजूद वह व्यक्ति हर चीज को वास्तविकता से ज्यादा निराशाजनक नजरिए से देखने में जुटा रहा। यह देखकर मैंने निर्णय लिया कि मुझे भविष्य में उसके साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। जब आप अपने और खुद को नीचे गिराने वाले लोगों के बीच सीमाएं तय करने का कठोर निर्णय लेते हैं, तो यह जान लें कि वे आपसे लड़ेंगे, खास तौर पर आपके सबसे करीबी लोग। ज्यादा सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित जीवन जीने के आपके निर्णय से उन्हें उनके खराब चयन आईने में दिखेंगे। आपकी वजह से वे असहज महसूस करेंगे, इसलिए वे आपको घसीटकर अपने खुद के स्तर तक नीचे लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उनके प्रतिरोध का यह मतलब नहीं है कि वे आपसे प्रेम नहीं करते या आपका भला नहीं चाहते। यह दरअसल आपके बारे में है ही नहीं। यह तो उनके खुद के खराब चयनों और अनुशासन की कमी संबंधित उनके डर तथा अपराध बोध के बारे में है। बस यह जान ले कि उनसे दूर होना आसान नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 3 दिन नहीं बल्कि 3 घंटे गुजारते हैं। बाकी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 3 घंटे नहीं बल्कि 3 मिनट गुजारते हैं। हमेशा याद रखें कि साहचर्य का प्रभाव शक्तिशाली और सूक्ष्म दोनों होता है। जिस व्यक्ति के साथ आप चल रहे हैं वह यह तय कर सकता है कि आप अपनी गति धीमी करें या तेज करें। इसी तरह आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं उनके प्रबल नजरियों, कार्यों और व्यवहारों से अछूते नहीं रह सकते। निर्णय लें कि आप कितना प्रभावित होना बर्दाश्त कर सकते हैं।
जो उन लोगों के व्यवहार और नजरिए पर निर्भर करता है। काम मुश्किल है, मैं जानता हूँ। मुझे यह कई मौकों पर करना पड़ा है, करीबी परिवार के सदस्यों के साथ भी। बहरहाल मैं किसी दूसरे के कार्यों या नजरियों को खुद पर उत्साह रहित प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा एक पड़ोसी था जिसे मैं 3 मिनट का मित्र मानता था। 3 मिनट तक हमारी बेहतरीन गपशप होती थी, लेकिन हम 3 घंटों तक साथ नहीं रहते थे। मैं हाई स्कूल के किसी पुराने मित्र के साथ 3 घंटे तक रह सकता हूँ, लेकिन उसके साथ 3 दिन नहीं गुजारूंगा। और फिर कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कुछ दिन रह सकता हूँ, लेकिन लंबे वैकेशन पर उनके साथ नहीं जाऊंगा। अपने संबंधों पर नजर डालें। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 मिनट वाले इंसान के साथ 3 घंटे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। विस्तृत साहचर्य। हमने अभी अभी नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों को उखाड़ फेंकने की बात कही। इसके साथ साथ आपको सकारात्मक काम भी करना चाहिए। ऐसे लोगों को पहचानें जिनमें जीवन के उन क्षेत्रों में सकारात्मक गुण हो जहां पर आप सुधार करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास वह वित्तीय और व्यावसायिक सफलता हो जिसे आप चाहते हैं, परवरिश की योग्यताएं जिन्हें आप चाहते हैं, संबंध जिनके लिए आप बेताब हैं, जीवन शैली जिससे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। ऐसे संगठनों, व्यवसायों और हेल्थ क्लब में शामिल हों जहां ये लोग इकट्ठा होते हैं और मित्र बनाते हैं। आगे आप देखेंगे कि मैं गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए कार चलाकर दूसरे शहर जाता था, जिसके अप्रत्याशित परिणाम मिले। मैं इस पूरी पुस्तक में जिम रोहन का गुणगान कर रहा हूँ। इसका कारण साफ है। मेरे डैडी के अलावा जिम रोहन मेरे सबसे अग्रणीय मार्गदर्शक थे, जिनका मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। जिम के साथ मेरा संबंध विस्तृत संबंध का आदर्श उदाहरण है। हालांकि मैंने उनके साथ कई बार भोजन किया है, इंटरव्यू लिया है और कार्यक्रमों से पहले मंच के पीछे थोड़ा समय अकेले में बिताया है, लेकिन जिम के साथ मेरा ज्यादातर समय मेरी कार में उनके विचार सुनने में बीता या मेरे लिविंग रूम में उनके शब्द पढ़ने में गुजरा। मुझे लगता है कि जिम से सीधे निर्देश लेने में मैंने 1000 घंटे से ज्यादा का समय बिताया है और उसका 99% पुस्तकों व ऑडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से था। इस बारे में रोमांचक बात यह है कि आप जीवन में चाहे कहीं भी हो, छोटे बच्चों के साथ घर पर व्यस्त हों, बूढ़े माता पिता को संभाल रहे हों, उन लोगों के साथ लंबे घंटे काम कर रहे हों जो आपसे बहुत अलग हैं, या सबसे नजदीकी ऑफिस की इमारत से बहुत दूर देहात में रहते हों, आप भी जिसे चाहें उसे अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं, बशर्ते उसने अपने सर्वश्रेष्ठ विचार और कहानियां पुस्तकों, वीडियो और पॉडकास्ट में एकत्रित किए हों। आपके पास एक असीमित खजाना है जिसमें से आप मनचाही दौलत ले सकते हैं। इसका लाभ लें। लोग अक्सर मेरी सलाह या मार्गदर्शन लेना चाहते हैं और वे मेरी असिस्टेंट से मुलाकात तय करने का आग्रह करते हैं। वह उन्हें पूरी स्पष्टता से बता देती है कि मेरी सलाह और मार्गदर्शन के लिए मिलने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरे संसार में हर जगह डैरन डेली के जरिए या हमारी डैरन डेली ट्रेनिंग वोल्ट के भीतर पहले से ही उपलब्ध है। अगर आप बेहतर, ज्यादा गहरा और ज्यादा अर्थपूर्ण संबंध चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं जिस तरह का संबंध चाहता हूँ वैसे संबंध किसके हैं? मैं उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय कैसे बिता सकता हूँ? मैं किससे मिल सकता हूँ जो मुझ पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? उसकी रोशनी खुद पर पड़ने दें। उस व्यक्ति से मित्रता करें जिसे आप अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे सफल व्यक्ति मानते हैं। वे क्या पढ़ते हैं, वे कहाँ लंच करने जाते हैं, वह संबंध आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। आप नेटवर्किंग समूहों और ऑनलाइन समुदायों में शामिल होकर भी इस तरह के विस्तृत संबंध बना सकते हैं। चैरिटी संगठन, सिम्फनी और क्लब खोजें जहां वे लोग इकट्ठे होते हैं जिनका आप अनुकरण और अनुसरण करना चाहते हैं। पीक परफॉर्मेंस पार्टनर खोजें। विस्तृत संबंधों से संपर्क बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप किसी पीक परफॉर्मेंस पार्टनर के साथ टीम बना लें। यह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अध्ययन,
और व्यक्तिगत विकास के प्रति उतना ही समर्पित हो जितने कि आप हैं। यह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिस पर आप भरोसा करते हो। वह इतना साहसी होना चाहिए कि वह आपको सच्ची राय दे सके और बता सके कि वह आपके बारे में, आपके नजरियों तथा आपके प्रदर्शन के बारे में सचमुच क्या सोचता है। ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति पुराना मित्र हो या यह कोई अपरिचित भी हो सकता है। मुद्दे की बात यह है कि आपको निष्पक्ष, ईमानदार तथा बाहरी दृष्टिकोण से राय देने और लेने की जरूरत है। मेरे अच्छे मित्र लैंडन टेलर काफी लंबे समय से मेरे जवाबदेही साझेदार हैं। जैसा मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, हर शुक्रवार को हम 35 मिनट तक फोन पर बातचीत करते हैं। इस दौरान हम अपनी जीतों, हारों, समाधानों और अच्छे पलों के बारे में बात करते हैं। हम यह भी बताते हैं कि हमारी विकास योजनाओं की क्या स्थिति है। चूंकि मैं जानता हूं कि मुझे हर सप्ताह लैंडन को बताना होगा और उनके प्रति जवाबदेह होना होगा, इसलिए मैं पूरे सप्ताह अतिरिक्त समर्पित तथा प्रेरित रहता हूं। मैं लैंडन की हारों या किसी दूसरे फीडबैक का रिकॉर्ड रखता हूं जिसकी उन्हें जरूरत होती है और अगले सप्ताह हमेशा उनसे इस बारे में पूछता हूं। वे भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। इस तरह हम एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। वे कह सकते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पिछले सप्ताह गड़बड़ कर दी थी जिसे आपने स्वीकार किया था और बदलने का वायदा किया था। इस सप्ताह आपने उस बारे में क्या किया। जीवन जीवन है। हम दोनों ही व्यस्त एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि हम दरअसल इसे हर सप्ताह करते हैं और नागा नहीं करते। यह आसान नहीं है। कई बार तो मेरा दिन पंख लगाकर उड़ता नजर आता है और मैं सोचने लगता हूँ, क्या मुझे यह करना पड़ेगा? लेकिन फोन के बीच में अक्सर मैं इस ईमानदार निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ। मुझे खुशी है कि हम यह बातचीत कर रहे हैं। इसकी तैयारी करते समय और उस सप्ताह की मेरी बड़ी जीतों तथा हारों के बारे में सोचते समय भी मैं खुद के बारे में सीखता हूँ। इस सप्ताह मैंने लिंडन को बताया, आप जानते हैं मैं बहुत सारी चीजों के बीच में हूँ। मैं अपनी पुस्तक लिख रहा हूँ, मुझे बहुत से एहसास होते हैं और बहुत सारे वाव मोमेंट आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सचमुच सम्मोहक हो। उन्होंने कहा, इसे आखिरी सप्ताह होने दें जब आपने कोई वाव मोमेंट नहीं बताया है। मुझे धोखा मत देना, उन्होंने कहा। मैं समझ गया। दरअसल मैं खुद किसी पर्याप्त यादगार चीज को नहीं पहचान कर खुद को धोखा दे रहा था। मैं आपको एक गंभीर चुनौती देना चाहूंगा, बशर्ते आप उसे स्वीकार करना चाहें। सच्चा फीडबैक चाहते हैं, ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी इतनी परवाह करते हैं कि वे आपके साथ पूरी निष्ठुरता से ईमानदार रहें। उनसे ये प्रश्न पूछें, मैं आपको कैसा दिखता हूँ? आपके विचार से मेरी शक्तियां क्या हैं? आपके हिसाब से मैं किन क्षेत्रों में बेहतर बन सकता हूँ? आपके विचार से मैं कहाँ खुद को नुकसान पहुंचाता हूँ? वह कौन सी एक चीज है जिसे मैं करना छोड़ दूं तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा? वह कौन सी एक चीज है जो मुझे शुरू करना चाहिए? मार्गदर्शन में निवेश करना। पॉल जे मेयर भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। पॉल का निधन 2009 में 81 वर्ष की उम्र में हुआ। जब भी मैं सोचता था कि मेरा प्रदर्शन वाकई अच्छा था और मैं काफी ऊंचे स्तर पर खेल रहा हूं, तो मैं पॉल के पास चला जाता था। वे मेरी वास्तविकता की जांच करने वाले पैमाने थे। लंच से पहले ही वे इतना कुछ कर लेते थे कि उसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग चकराने लगता था। मुझे उनके साथ बहुत समय गुजारने का मौका मिला। पॉल ने मेरी एक कंपनी खरीदी और मैंने उनकी एक कंपनी के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया। उनका मेरे जीवन पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव था। पॉल के साथ 2 घंटे बिताने के बाद और उनकी सारी योजनाओं, उपक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में सुनने के बाद मेरा सर घूमने लगता था। वे जो कर रहे थे उसे समझने की कोशिश करने भर से मैं थक जाता था। पॉल के साथ समय बिताने के बाद मैं झपकी लेना चाहता था, लेकिन उनके साथ रहने से मेरे खेल का स्तर ऊंचा हुआ। आप हमारे फर्क को इस तुलना से समझे कि उनकी चलने की गति मेरे दौड़ने की गति के बराबर थी।
इससे मेरे विचारों का विस्तार हुआ कि मैं कितना बड़ा खेल सकता हूँ और कितना महत्वाकांक्षी बन सकता हूँ। आपको ऐसे लोगों के आसपास रहने की जरूरत है। आप कभी इतने अच्छे नहीं होते कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं हो। मेरे मित्र हार्वे मैके ने मुझे बताया, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास 20 कोच हैं। मेरे पास भाषण कोच है, मेरे पास लेखन कोच है, मेरे पास हास्य कोच है, मेरे पास भाषा कोच है आदि। मैंने हमेशा इस बात को रोचक पाया कि सबसे सफल लोग और सचमुच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लोग वही होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ कोच और प्रशिक्षकों को नियुक्त करने और पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने बेहतर प्रदर्शन में निवेश करने से फायदा होता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी मार्गदर्शक को खोजना और उसकी मदद लेना रहस्यमयी या डरावनी प्रक्रिया हो। जब मैं केन ब्लैंचर्ड के साथ बैठा तो उन्होंने मार्गदर्शक होने की सादगी को इस तरह स्पष्ट किया। किसी मार्गदर्शक के मामले में आपको पहली चीज यह याद रखनी चाहिए कि इसमें उनका बहुत ज्यादा समय लगना जरूरी नहीं है। मुझे जो सबसे अच्छी सलाह मिली वह छोटे छोटे टुकड़ों में मिली। जब मैं किसी मार्गदर्शक के साथ लंच ले रहा था या नाश्ता कर रहा था, उस वक्त मैंने उन्हें बताया था कि मैं किस चीज पर काम कर रहा हूं और फिर मैंने उनकी सलाह मांगी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सफल व्यवसायी लोगों के मार्गदर्शक बनने के लिए बेताब रहते हैं, बशर्ते इसमें उनका ज्यादा समय न लगे। जॉन वुडेन ने इस बिंदु की पुष्टि करते हुए कहा, मार्गदर्शन आपकी सच्ची विरासत है। यह वह सबसे महान विरासत है जो आप दूसरों को दे सकते हैं और यह कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए आप हर दिन उठते हैं सीखने और सिखाने के लिए। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि मार्गदर्शन दरअसल 2 तरफा मार्ग है। किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन पाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन और अपने मस्तिष्क को अपने आसपास के लोगों को छूने दें, ढालने दें और शक्तिशाली बनाने की अनुमति दें। अपना व्यक्तिगत सलाहकार मंडल बनाएं। मैं ज्यादा समझदार और रणनीतिक बनना चाहता था। मैं ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करना चाहता था और ऊंची मानसिकता वाले लीडर्स के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। इस योजना को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना व्यक्तिगत सलाहकार मंडल बनाया। मैंने 1 दर्जन लोगों को उनकी विशेषज्ञताओं के क्षेत्र, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उनके व्यक्तित्व के प्रति महान सम्मान के कारण खुद चुना। सप्ताह में 1 बार मैं उनमें से कुछ से संपर्क करता और विचार बताने का आग्रह करता। मैं अपने विचारों पर उनकी राय लेता हूँ और फीडबैक तथा सलाह मांगता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद मुझे काफी गहन लाभ मिलने लगे, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। यह हैरानी की बात है कि जब आप सच्ची रुचि प्रदर्शित करते हैं तो जीनियस लोग कितना ज्यादा बता सकते हैं। आपके व्यक्तिगत सलाहकार मंडल में कौन होना चाहिए? सकारात्मक लोगों को खोजें जिन्होंने वह सफलता हासिल की हो जिसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो। इस सूक्ति को याद रखें, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ना मांगे जिसकी जगह से आप अदला बदली नहीं करना चाहते हो। नंबर 3, परिवेश। आपका विचार बदलने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब मैं सैन फ्रांसिस्को बे इलाके में रियल एस्टेट व्यवसाय में काम करता था तो मैं बहुत सीमित जनसांख्यिकी के भीतर रहता और काम करता था। मैं बार बार उसी किस्म के लोगों को उसी स्तर पर काम करते देखता। मैं जहां जाना चाहता था वहां जाने के लिए मुझे संबंधों के ज्यादा ऊंचे दायरे की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं कार से खाड़ी के पार टिबुरोन जाने लगा। यह संसार की सबसे सुंदर जगहों में से एक है, जो सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में मैरिन काउंटी में है। अगर आप कभी मोनाको गए हैं तो टिबुरोन वैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा विलक्षण। यह बहुत शानदार जगह है। मैं घाट पर बने सैम्स नामक आनंददायक सी फूड रेस्टोरेंट में जाता था। भोजन बेहतरीन था, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस रेस्टोरेंट में उस इलाके के ज्यादा संपन्न निवासी बहुत ज्यादा आते थे।
संबंध बढ़ाने के लिए मैं सैम्स में नहीं जाता था, बल्कि घाट पर बैठकर पहाड़ी को भी देखता था। मैं पहाड़ी पर बने उन मल्टी मिलियन डॉलर मकानों को देखकर मंत्रमुग्ध होता था जो चट्टानों से लटके हुए नजर आते थे। खास तौर पर एक मकान पर हमेशा मेरी नजर जाती थी। 4 मंजिल का नीला मकान जिसमें एलिवेटर था और सबसे ऊपर एक वेल लाइटनिंग रोड लगी थी। मैं खुद से सारे समय पूछता था, आदर्श मकान कैसा होगा? अगर कोई मुझे इनमें से कोई एक मकान देने को तैयार हो जाए तो मैं कौन सा चुनूंगा? जवाब हमेशा वही होता था, वही सुंदर नीला मकान। यह आदर्श जगह पर था जहां से चमकीला नजारा दिखता था और यह उन सब में सर्वश्रेष्ठ था। एक सुबह ब्रंच से घर लौटते समय मैंने एक बिकाऊ मकान का बोर्ड देखा जिसे ग्राहक जाकर देख सकते थे। मैंने सोचा कि उस मकान को देखना मजेदार होगा। इतनी नीचे से यह स्पष्ट नहीं था कि उनमें से कौन सा मकान बिकाऊ था। मैं संकेतों का अनुसरण करता गया और उनके पीछे पीछे संकरी सड़कों से चट्टानों के ऊपर चढ़ता गया। अंततः मैं पहाड़ी के शिखर पर बने विज्ञापन वाले मकान तक पहुंचा। जब मैं मकान के अंदर गया और भव्य बे विंडो तक पहुंचा तो पूरे संसार का सौंदर्य मेरे सामने खुल गया। टिबरोन का प्रायद्वीप सिरा, खाड़ी के पार एंजल आइलैंड, बर्कली और ईस्ट बे ब्रिज और गोल्डन गेट ब्रिज तक की सैन फ्रांसिस्को की पूरी स्काईलाइन। मैंने बालकनी में जाकर चारों ओर देखा और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह वही मकान था जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था। यह नीला मकान वही था। मैंने वहीं खड़े खड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरे सपनों का मकान अब मेरा था। मैं ईमानदारी से यह तो नहीं कह सकता कि मैं सैम्स में किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन परिवेश का मुझ पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। चट्टानों पर बने उन शानदार मकानों को देखने से मेरी महत्वाकांक्षा को ईंधन मिला और मेरे सपनों का विस्तार हुआ। उन सपनों को साकार करने के लिए मैंने अंततः अपनी कल्पना से भी ज्यादा कड़ी मेहनत की और वे सपने साकार हुए। हो सकता है कि आपके हृदय का सपना आपके वर्तमान परिवेश से ज्यादा बड़ा हो। अपने सपने को साकार करने के लिए कई बार आपको परिवेश से बाहर निकलना होता है। यह तो गमले में बलूत वृक्ष का पौधा लगाने जैसा है। जब इसकी जड़ बंध जाती है तो इसका विस्तार सीमित हो जाता है। शक्तिशाली वृक्ष बनने के लिए इसे काफी जगह की जरूरत होती है। आपको भी। जब मैं आपके परिवेश की बात करता हूँ तो मैं केवल उसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आप रहते हैं। मैं तो उस सब की बात कर रहा हूँ जो भी आपके आसपास है। आपकी सफलता का समर्थन करने के लिए एक सकारात्मक परिवेश बनाने का मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी से सारा कचरा साफ कर दें। न सिर्फ भौतिक कचरा बल्कि मानसिक कचरा भी। जो भी चीज काम नहीं कर रही हो, जो भी टूटा हो, जिसे भी आप हिकारत की नजर से देखते हो, आपके जीवन का हर अधूरा टुकड़ा आपकी शक्ति को चूस लेता है। यह सफलता और उपलब्धि की आपकी ऊर्जा को उसी तरह चूस लेता है जिस तरह कोई वैम्पायर आपका खून चूसता है। हर अधूरा वादा, समर्पण और अनुबंध आपकी शक्ति को कम करता है, क्योंकि यह आपकी गति को बाधित करता है और आगे बढ़ने की आपकी योग्यता को रोक देता है। अधूरे काम आपको दोबारा अतीत में बुलाते हैं ताकि आप उन्हें पूरा करें। इसलिए इस बारे में सोचें कि आप आज क्या पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक परिवेश बनाएं, तो यह याद रखें कि आपको जीवन में वही मिलता है जिसे आप बर्दाश्त करते हैं। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सच है, खास तौर पर परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के संबंधों में। आपने किसे बर्दाश्त करने का निर्णय लिया है, वह इस वक्त आपके जीवन की स्थितियों और परिस्थितियों में भी झलकता है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो आपको जीवन में वही मिलेगा जिसे आप स्वीकार करते हैं और जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप उसके लायक हैं। यदि आप असम्मान को बर्दाश्त करते हैं तो आपका असम्मान किया जाएगा। अगर आप लोगों के देर से आने और उनकी लेट लतीफी की वजह से इंतजार करने को बर्दाश्त करते हैं तो लोग देर से आएंगे।
अगर आप कम वेतन और ज्यादा काम करने को बर्दाश्त करते हैं तो वे ऐसा ही करते रहेंगे। अगर आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि आपका शरीर मोटा, थका हुआ और लगभग हमेशा बीमार रहे, तो ऐसा ही होगा। यह आश्चर्यजनक है कि जीवन उन मानदंडों के आसपास कैसे व्यवस्थित हो जाता है जिन्हें आप अपने लिए तय करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे दूसरे लोगों के व्यवहार के शिकार हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा इस बात पर नियंत्रण होता है कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अपने भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्थान की रक्षा करें, फिर आप शांति से रह सकते हैं, उस कोलाहल और तनाव से दूर जो संसार आप पर उछालेगा। यदि आप लयों और निरंतरता की अनुशासित दिनचर्या को बढ़ाना चाहते हैं ताकि बिग मो न सिर्फ आपके मकान में आए बल्कि हमेशा वही रहने लगे, तो आपको ऐसा परिवेश सुनिश्चित करना होगा जो आपके विश्व स्तरीय स्तर पर बनने, करने और प्रदर्शन करने का स्वागत और समर्थन करे। विश्व स्तरीय बनने का जिक्र आ गया है तो मैं यह बता दूं कि अगले अध्याय में मैं आपकी मदद करते हुए वह दोहराना चाहता हूं जो आपने अब तक सीखा है। अगले अध्याय में मैं आपको आपके परिणामों को तेज करने का रहस्य बताना चाहूंगा। थोड़े ज्यादा प्रयास से बहुत ज्यादा परिणाम हासिल करना धोखे या अनुचित लाभ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन जीवन भी निष्पक्ष कहाँ होता है।